ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रहेगा अपना क्लास 11th CBSE यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर अपना था नो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज हम बेटा कल हम बात कर चुके थे लॉन्गिट्यूडनल या यंग मॉडुलस की बात की थी हमने और बल्क मॉडुलस की बात की थी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स based on elasticity। practical examples based on elasticity। इसका सबसे पहला है बेटा metallic ropes of cranes। समझिए बेटा, आपने देखा होगा जो क्रेन होती है वो हेवी वेट को क्या करती है, उठाती है। तो उठाने के लिए उसमें एक मेटेलिक रॉड होती है जिसको अपन मेटेलिक रस्सा बोलते हैं, जिसको रॉड बोलते हैं, जिसके जरिए एक लिफ्ट यानी क्रेन जो होती है वो किसी हैवी वेट को लिफ्ट करती है। तो हम ये बात करें कि अगर उसको कितना वेट उठाना है उसके हिसाब से उसका जो बॉक्स है यानी जो मेटेलिक रस्सा है उसके लिए उसकी इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, यानी उसके लिए उसमें स्ट्रेस क्या होना चाहिए। ध्यान रखिए, यानी जो वेट है वो भी उठ जाए और रस्सा टूटे नहीं, जो मेटेलिक रोप है वो टूटे नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, किसकी हेल्प से, इलास्टिसिटी की हेल्प से। ठीक है ना। तो इसमें हम बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज रॉड मेड बाय स्टील किसकी बनी हुई है बेटा। सबसे पहले हमने सपोज किया कि जो मेटेलिक रॉड है वो किसकी बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सपोज किया, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो क्रेन है वो मैक्सिमम वेट लिफ्ट। हम ये मान रहे हैं कि हमें एक ऐसी क्रेन बनानी है जो इतना वेट लिफ्ट कर सके 10⁵ kg। सबसे पहले हमने सपोज किया कि उसकी जो रॉक है वो स्टील की है और एक ऐसी क्रेन बनानी है जो कितना वेट लिफ्ट कर सके 10⁵ kg। और उसके बाद बेटा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील के लिए बेटा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे हमारे पास वैल्यू है, एक तो स्टील की रॉड है, एक ऐसी क्रेन बनानी है जो 10⁵ kg वेट को लिफ्ट कर सके। और हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी की जो लिमिट होती है वो कितनी, इसकी बेटा स्टील की जो इलास्टिसिटी लिमिट होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ फोर्स किसकी वजह से होगा, वेट की वजह से होगा। वेट अपॉन
अपॉन एरिया यानी ए। वेट क्या हो गया बेटा डब्ल्यू और एरिया क्या हो गया ए। किसका एरिया बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया किसका बेटा? इस रॉक का, जो रॉक है ना ये वाली रॉक, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। और ये वेट, जिस वेट पर इससे क्या लग रहा है स्ट्रेस लग रहा है, उसको मैंने डब्ल्यू माना। तो बेटा इसके लिए अगर क्रेन की ये रॉक ना टूटे, इसके लिए क्या जरूरी है कि स्ट्रेस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किससे? इलास्टिसिटी लिमिट से, राइट बेटा। तो यहां से क्या आ जाएगा इक्वल टू, यहां से देखो अपने पास वेट कितना है एम जी, क्या है बेटा एम जी, और अपॉन एरिया क्या है ए इज लेस देन इक्वल टू इलास्टिसिटी लिमिट। तो इलास्टिसिटी लिमिट कितनी है बेटा 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट बेटा। तो अब यहां से हम हमारे पास एम की वैल्यू है, हमारे पास जी की वैल्यू है। एम कितना है बेटा? मैक्सिमम वेट लिफ्ट कितना है 10⁵ kg। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए को किधर ले जाए इधर, तो ये हो जाएगा ए इज लेस देन इक्वल टू एम जी अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो ये क्या है A is greater than equal to mg upon 3 into 10⁸ और A is less than equal to m यहाँ पर कितना है 10⁵ kg। ये बेटा होता है kg वेट, इसको किस में चेंज करना है न्यूटन में। तो हम जानते हैं 1 kg वेट इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। तो kg को न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁵ इंटू 9.8 अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो ये हो जाएगा अपने पास A इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.3 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 3.3 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, यानी A की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। यदि आप ऐसे कह सकते हो कि A मिनिमम इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, यानी उस मेटेलिक रोप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम से कम इतना होना चाहिए। ज्यादा कुछ भी करिए सेफ्टी के लिए, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। अगर उस मेटेलिक रोप का एरिया अगर इससे कम हुआ तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना, वो टूट जाएगा, इस वेट को सहन नहीं करेगा, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ बात करें कि रेडियस ऑफ सर्कुलर, अगर रेडियस माने रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर स्मॉल आर, क्या माने बेटा स्मॉल आर, ऐसी कंडीशन में बेटा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं मिनिमम इक्वल टू 3.3 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो देन आर मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू इंटू 10⁻³ अपॉन पाई, और बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है आर मिनिमम इक्वल टू √3.3 10⁻³ पाई का मान कितना होता है 3.1, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है समथिंग 0.032 मीटर, यानी रेडियस उस मेटेलिक वायर की कितनी होनी चाहिए 0.032 मीटर होनी चाहिए। इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 032 अपॉन 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 100
ये आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। यानी बेटा उस मेटेलिक वायर की जो आपने रॉक के रूप में लिया है, क्या होनी चाहिए रेडियस कम से कम कितनी होनी चाहिए 3.2 सेंटीमीटर। फिर भी हम सेफ्टी के लिए आर मिनिमम ग्रेटर देन रखते हैं, इससे बेटा 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कम से कम तो इतना होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको सेफ्टी रखनी है कि अगर गलती से कोई अन्य वेट यानी जैसे हवा है या और कोई भी एरर हो सकता है, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्यादा रखनी है। लेकिन 3.2 सेंटीमीटर अगर अपन कोई रोप लेते हैं तो थोड़ा सा हार्ड रहेगी, इसीलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम छोटे छोटे क्या लेते हैं, थिन वायर्स लेते हैं। छोटे छोटे क्या लेते हैं बेटा, थिन वायर्स लेते हैं और हम उनको क्या कर देते हैं, उनको हम एक इस फॉर्म में कर देते हैं ताकि उस पर कोई दिक्कत ना आए। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। यानी आपको क्या करना है, अगली कंडीशन में आपको ये बताना है कि फॉर सेफ्टी द थिकनेस ऑफ द रोप इज केप्ट मोर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम इनको कॉइलिंग कर देते हैं। छोटे छोटे वायर्स, ये वाले छोटे छोटे वायर्स को क्या कर देते हैं, कॉइलिंग कर देते हैं। कॉइलिंग का मतलब जैसे ये वायर है, फिर इसमें एक वायर को हम ऐसे 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 कॉइलिंग कर देंगे, करते हैं ना, ऐसे ऐसे कॉइलिंग कर देंगे तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार बेटा हम किसी क्रेन का निर्माण कर सकते हैं, कितना, जो 10⁵ kg को सहन कर सके, ऐसी क्रेन हम बना सकते हैं। तो ये इसका क्या था, इलास्टिसिटी का एक प्रैक्टिकल यूज था। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसकी बात करें बेटा, अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें बेटा तो सुनिए आप ध्यान से। आपने देखा है कि जब किसी पुल का निर्माण हो या हमारे पास मान लो ये कोई मेटेलिक रोड है, ये देखो ये मेटेलिक रोड है बेटा। इसके बाद अगर इस पर मैं वेट सस्पेंडेड करूं तो ये डिप्रेस होगी। अगर इस पर कोई, जैसे मान लो आपने देखा होगा पुल, जब पुल पर वाहन चलते हैं तो इस पर क्या होगा, डिप्रेशन होगा, यानी इस पर क्या आएगा, वेट आएगा। या ऐसे देख सकते हो नलों के अंदर जो बीम होती है, बीम लगाए जाते हैं, तो उस बीम पर लोड आता है, लोड से ये क्या होता है, सस्पेंडेड, यानी आप कैसे कह सकते हैं, ये प्रेशराइज्ड होता है। और जब ये प्रेशराइज्ड होगा तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। ये ऐसे झुक गया, इस पर ये वेट क्या हो गया बेटा, mg, राइट। ये क्या हो गया, वेट mg हो गया। और ऐसी कंडीशन में इसका ये यहां से यहां तक क्या हुआ है बेटा, झुका। इसको बोलते हैं हम डेल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, डेल। ये कहलाता है डिप्रेशन एंगल। क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है डिप्रेशन एंगल। अच्छा, ये जो हमारे पास बीम थी, इसकी डेप्थ कितनी है, d है। डेप्थ कितनी है बेटा, d है। और इसकी लेंथ कितनी है, l। डेप्थ का मतलब बेटा, जैसे ये चौक की मोटाई जो होती है इसको डेप्थ बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे पास अगर ये चौक है, इसकी जो मोटाई है उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसकी डेप्थ क्या है, d है। और ये डेल क्या है बेटा, डिप्रेशन एंगल है। तो ये जो डिप्रेशन एंगल है ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ
ये करता है मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ, राइट बेटा। उसके बाद विड्थ, उसके बाद ब्रेड्थ, और एक करता है बेटा ये किस पर, यंग मॉडुलस पर, यंग मॉडुलस पर। इसके लिए बेटा फॉर्मूला आता है डेल इक्वल टू डब्ल्यू एल की पावर क्यू अपॉन 4y डी बी डी की पावर क्यू। ये जो डिप्रेशन एंगल है इसकी वैल्यू है डब्ल्यू एल की पावर क्यू 4y डी डी। यहाँ एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, विड्थ है, और डी क्या है बेटा, डी क्या है यहाँ पर, डेप्थ है। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ अगर मैं यहाँ पर एल को क्या रखूं, कांस्टेंट रखूं, यदि इसकी लेंथ क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, और वेट डब्ल्यू बराबर भी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आप बताइए एक डेल को कम करने के लिए, किसको बेटा, डेल के मान को लेस करने के लिए, ताकि ये सेफ रहे, यानी इसमें किसी प्रकार का ज्यादा कोई एंगल ना आए। अगर ये ज्यादा झुक गया तो इसके टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए कम झुकाव के लिए, यानी कम डिप्रेशन एंगल के लिए क्या होना चाहिए बेटा, y यानी यंग मॉडुलस, b यानी विड्थ एंड d डेप्थ, इन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सॉरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो डेल की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, कम। अब इनमें देखो, अगर अपने पास क्या है, b है और अपने पास d है, तो अब क्या करें, b के कंपेयर में d की वैल्यू को बढ़ाया जाए, b के कंपेयर में d की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो d की पावर q है, ये वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा बढ़ जाएगी तो डेल का मान बहुत कम हो जाएगा। इसलिए b के कंपेयर में हम डेल, d का मतलब होता है डेप्थ, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बीम होते हैं और जो गार्डर होते हैं उनका शेप आई शेप में होता है। किसमें होता है बेटा, आई शेप में, ऐसे। इससे क्या होता है बेटा, आई शेप में क्यों होता है, सुनिए। इससे क्या होता है, देखिए इसकी विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं, इसकी लेंथ तो पहले जितनी है वो नहीं है, लेकिन इसके बीच के मटेरियल को हटा दिया और डेप्थ को हमने क्या रखा, सेम, डेप्थ चेंज नहीं हुई। जैसे मान लो मेरे पास एक चौक है, अगर मेरे पास ये चौक है, इसकी डिप्थ का मतलब है इसकी मोटाई, अगर मैं इसके साइड में से भाग को हटा दूं, ये हटा दिया मैंने भाग, तो क्या इसकी डिप्थ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसकी डेप्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइड का मटेरियल हटा दिया और ऊपर वाले मटेरियल की जो विड्थ है उसको क्या रखा, सेम। तो जो साइड वाला, आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो डेप्थ है इस पर आप कोई चेंज नहीं करोगे, तो ऐसी कंडीशन में मटेरियल कम यूज होगा लेकिन इसकी एफिशिएंसी उतनी ही होगी। समझ में आ रही बात, यानी इसकी कैपेसिटी किसी लोड को सहन करने की उतनी ही होगी, बस मटेरियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप इसमें मटेरियल भी धर लोगे तो भी क्या होगा, तो भी इसकी जो कैपेसिटी है, वेट जो लोड है उसको सहन करने की, और आज भी इसकी कैपेसिटी उतनी ही होगी, क्योंकि मैंने डेप्थ का मतलब मोटाई को सेम रखा है, केवल उसकी साइड में से कुछ मटेरियल को हटा दिया तो उसकी डेप्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो गार्डर होते हैं या फिर जो बीम होते हैं उनका शेप किस शेप में बनाया जाता है, आई शेप में बनाया जाता है। ठीक है बेटा। और एक अपना है कि एस्टिमेटिंग द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन, अगला टॉपिक है बेटा अपना, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, ये आप देखिए, हेडिंग है एस्टिमेटिंग द हाइट ऑफ माउंटेन। एस्टिमेटिंग द हाइट ऑफ माउंटेन। तो देखिए बेटा, मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है किसी माउंटेन की, हम ये बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि
सबसे पहली बात यह है कि आपके पास जैसे मान लो ये बेस है, तो बेस किस पर होगा बेटा? अर्थ पर होगा, और इसके ऊपर ये कोई माउंटेन है, राइट बेटा? ये किससे मिलकर बना होता है? यानी रॉक्स कह सकते हो, रॉक्स। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये पता करना है कि इलास्टिसिटी की किस सीमा तक, यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की किस सीमा तक आप इसकी हाइट को मैक्सिमम और कितना कर सकते हैं। तो हमने माना कि अगर इसकी मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट हमने मान ली h है, इसकी मैक्सिमम हाइट हमने कितनी मान ली बेटा? h है। डेंसिटी ऑफ रॉक्स, डेंसिटी ऑफ रॉक्स जानते हो बेटा? डेंसिटी ऑफ रॉक्स, इसके लिए हमने इसको मान लिया रो। क्या मान लिया? डेंसिटी ऑफ रॉक्स कितनी है? रो है। और दूसरी बात हमने माना कि इसका प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी मैक्सिमम हाइट h है, डेंसिटी रॉक्स रो है, तो प्रेशर ऑफ अर्थ सरफेस इसको लिखते हैं P इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच। बेटा इसको चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे अपन? चैप्टर 10 के अंदर इसको पढ़ेंगे कि ये प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला। P बराबर रो जी एच। P क्या होता है? प्रेशर। और प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? स्ट्रेस। तो ये क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू रो जी एच। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? रो जी एच है। और हम जानते हैं क्या? इलास्टिसिटी लिमिट ऑफ रॉक, इलास्टिसिटी लिमिट यानी स्ट्रेस किसके लिए बेटा? रॉक्स के लिए इलास्टिसिटी लिमिट कितनी होती है बेटा? यह होती है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरी बात जो है डेंसिटी ऑफ रॉक्स, ये कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁻³ kg/m³। डेंसिटी ऑफ रॉक्स होता है 3 × 10⁻³ kg/m³। तो ऐसी कंडीशन में अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं? h की। आइए बेटा यहां से, तो यहां से आ जाएगा h इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन रो जी। तो स्ट्रेस कितना है बेटा? 3 × 10⁸, रो कितना है? 3 × 10⁻³ एंड जी कितना है? 10। तो ऐसी कंडीशन में 3 × 3 और ये 4, तो यहाँ बचेगा h इक्वल टू 10⁴ किलोमीटर, 4 किलोमीटर और मीटर। और अगर इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर। यानी इलास्टिसिटी की लिमिट में बेटा मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? 10 किलोमीटर। और आप जानते हो कि ये हाइट मैक्सिमम है। ये सबसे ज्यादा हाइट किसके लिए है? सबसे ज्यादा हाइट, एस्टिमेटिंग द हाइट ऑफ माउंटेन, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट कौन सी माउंटेन की है? वो है माउंट एवरेस्ट। क्या बेटा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? लगभग 9.5 किलोमीटर। बोलो, तो 9.5 किलोमीटर है, इसलिए 10 किलोमीटर से ज्यादा हाइट की कोई रॉक नहीं बनाई जा सकती या कोई भी माउंटेन नहीं बनाया जा सकता। यदि आप इससे ज्यादा हाइट का कोई माउंटेन बनाओगे तो बन नहीं पाएगा। किसकी वजह से? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से, और वो नीचे गिर जाएगा धड़ाम से। इसलिए आज हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर लेके आएंगे और बेटा इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते रहना। और जहां जहां आपको प्रॉब्लम आएगी न्यूमेरिकल करने में, अपन जिस दिन ऑफलाइन क्लास में या प्रॉब्लम क्लास में मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल करा देंगे। धन्यवाद।